सुबह के 6 बजे सुनीता अपनी बेटी रागिनी के साथ पड़ोसन की बेटी की विदाई के लिए खड़ी होती है। जहाँ सब रो रहे होते हैं वहीं रागिनी खड़ी उबासियां ले रही होती है। तभी उसकी माँ मुंह बनाकर कहती है, ये मुंह फाड़ना बंद कर, यहाँ सबके आंसू नहीं रुक रहे और तुझे उबासियां आई जा रही हैं। अरे यार, सुबह 8 बजे उठने वाली को 6 बजे जगा दोगी तो नींद ही आएगी ना। हाय हाय, देख रज्जो अपने ससुराल जा रही है, न जाने कब लौटेगी अब। ओहो माँ, ससुराल जा रही हूँ, चांद पर नहीं, जो पता नहीं कब लौटेगी कह रही हो। अगले महीने यहीं घूमती मिलूंगी। धीरे बोल, और जब तेरी विदाई होगी ना तब मैं देखती हूँ तू कब लौटती है। लौटना? भूल जा माँ, एक बार ससुराल गई ना फिर मैं नहीं लौटूंगी। हाँ हाँ, वो तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। जब सास 4 ताने सुनाएगी ना तो कूदते हुए मायके आएगी तू। हाँ हाँ देखेंगे, अभी मैं सोने जा रही हूँ। जाओ आप रज्जो को ससुराल तक छोड़कर आओ। रागिनी उबासियां लेती हुई वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और रागिनी के लिए विनीत नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, बस ये बता दीजिए कि ये घर की जिम्मेदारियां तो संभाल लेगी ना। अरे अरे बहन जी, समय के साथ तो सब आ ही जाता है, और फिर लड़की है, जिम्मेदार तो होना ही पड़ेगा। हाँ माँ, इसके लिए हमें भी तो रागिनी जी को थोड़ा समय देना होगा ताकि वो हमारे परिवार को समझ सके। रागिनी जी, हाय कितनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। ऐसे तो कभी मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं बुलाया। बस अब तो इसे ही अपना पति बनाऊंगी मैं। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद चटमंगनी और पट ब्याह हो जाता है। उसके ससुराल में उसके मायके से ज्यादा लोग थे और घर की बड़ी बहू होने के नाते शादी के बाद ज्यादा दिनों तक वो आराम नहीं कर पाती और घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मजबूर हो जाती है। बहू, चाय ठंडी हो गई है, जरा इसे गर्म तो कर देना। हाँ पापा जी, अभी करती हूँ। भाभी, मेरी बेल्ट और रुमाल नहीं मिल रहा, एक बार ढूंढ दीजिए ना। थोड़ी देर में देखती हूँ। रागिनी फटाफट सारे काम करने की कोशिश करती है। तभी उसकी सास रसोई में आकर कहती है, बहू कितनी बार चाय बनाती है तू, एक बार में ही क्यों नहीं बना लेती? एक बार में कैसे बनाऊं माँ जी? किसी को अदरक वाली चाय चाहिए तो किसी को कम चीनी वाली, और आप तो काली चाय पीती हैं, ऐसे में अलग अलग ही बनानी पड़ेगी ना। हाँ तो फिर हाथ जल्दी चलाए कर, ऐसे तो तू कभी समय पर काम खत्म नहीं कर पाएगी। रागिनी, कहाँ हो तुम? हाँ बस आ गई। इस तरह रागिनी का सारा दिन काम करते हुए ही निकल जाया करता। एक रोज तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है कि उसे फोन लगाती है। माँ, कहाँ हो आप? स्वर्ग में हूँ। क्या? अरे घर पर ही हूँ, तेरे जाने के बाद तो अब घर स्वर्ग हो गया है। क्या मतलब, मैंने आपके घर को नरक बना रखा था? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बता क्या हुआ, आज अचानक माँ की याद कैसे आ गई? वो माँ, मुझे अगर इन्हें कहा कि मुझे मायके और इनकी बहुत याद आ रही है तो ये मेरा मजाक उड़ाकर मुझे चिढ़ाएंगी। अरे बोल ना, मुंह में दही जमा लिया है क्या? क्या ही बोलूं माँ, मैंने सोचा कॉल कर लेती हूँ, कहीं आपको ऐसा न लगे कि मैं आपको भूल गई हूँ। वैसे मुझे आपकी याद नहीं आती है क्योंकि सासू माँ मुझे इतना प्यार जो करती है। अरे वाह, बढ़िया है, और प्यार करेगी क्यों नहीं, वो रिश्ता तेरे लिए मैंने ही तो ढूंढा है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन, मुझे पड़ोसन के घर पूजा में जाना है। अरे रुको माँ, सुनीता कॉल कट कर देती है और समय बीतता है। एक रोज रागिनी की ननद काव्या अपने दोस्तों को घर ले आती है। भाभी, आज मेरी सहेलियां घर आई हुई हैं, इन्हें आपके हाथ का बना मसाला डोसा बहुत पसंद है, आज वही बना दीजिए ना। अरे ननद जी, आप मुझे पहले बता देती ना तो मैं तैयार करके रखती, अब इतनी जल्दी कैसे बनाऊं? ओहो बहू, तुझे तो बस बहाने बनाने आते हैं। अरे उसकी सहेलियां आ रही हैं, थोड़ी मेहनत कर ले, क्या चला जाएगा तेरा। सास के ताने और ननद की सहेलियों की सिफारिश से मजबूर होकर उसे डोसा बनाना ही पड़ता है। कुछ ही देर में सारी तैयारी करके वो गर्मा गर्म डोसा बनाकर सभी को परोसती है और थक कर कहती है, हे भगवान, ये सहेलियां हैं या राक्षस थी? मैं बनाते बनाते थक गई लेकिन ये खाते खाते नहीं थक रही। एक बार ससुराल गई ना फिर मैं नहीं लौटूंगी। अरे वाह रागिनी, क्या डायलॉग मारा था तूने। अब देख, भगवान ने भी सोचा होगा, चलो बेटी की इच्छा पूरी कर देते हैं। विनीत अंदर आता है। अरे रागिनी, मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। अब क्या काम है? बस इतना कि काव्या की सहेलियों के लिए नारियल की चटनी थोड़ी और बनानी है। क्या? अभी तक डोसे खाकर अगर उनका पेट नहीं भरा? अरे वो कह रही थी कि चटनी बहुत टेस्टी है। हाँ टेस्टी तो होगी, क्योंकि इसमें मेरी आधी जान भी पिस गई है। रागिनी फिर से रसोई में जाती है और चटनी बनाने लगती है। मायके में तो मम्मी मुझे चाकू तक नहीं पकड़ने देती थी, और यहाँ देखो मैं मिक्सी, कढ़ाई, बेलन सब संभाल रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं खुद भी चटनी बन जाऊंगी। जैसे ही वो चटनी बनाकर बाहर लाती है, काव्या की एक सहेली कहती है, भाभी आपके हाथ का खाना तो होटल से भी अच्छा है। हाँ हाँ, इसलिए तो मुझे होटल के शेफ की तरह ही काम करवाया जा रहा है। भाभी एक काम और कर दीजिए ना। अब क्या? कॉफी बना दीजिए। डोसा, चटनी, अब कॉफी। अगली बार कह देना भाभी होटल खोल लो। सबके जाने के बाद रागिनी थकी हुई सोफे पर बैठ जाती है। तभी अंजना की आवाज आती है, बहू बैठी क्यों है, रसोई में बर्तन पड़े हैं। माँ जी अभी तो धोए थे। अरे वो पुराने बर्तन थे, ये नए वाले हैं,
रागिनी बर्तन धोते हुए सोचने लगती है, अगर बर्तनों की भी आत्मा होती ना तो ये भी कह देते, बहन हमें छोड़ दे, हम खुद ही साफ हो जाएंगे। रागिनी बर्तन धोने लग जाती है। कुछ ही देर में जब वो पसीना पोंछते हुए बाहर आती है तो देखती है कि अंजना काव्या के सिर की मालिश कर रही होती है। कितने कमजोर हो गए तेरे बाल, कितनी बार कहा है रोज तेल लगाए कर। मैं अब क्या तेल लगाकर कॉलेज जाऊंगी? माँ जी बाल तो मेरे भी कमजोर हो गए, थोड़ी मालिश मेरी भी कर दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, बहती गंगा में तू भी हाथ धो ले। नहीं माँ जी, वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है इसलिए कह रही हूँ। क्यों नहीं बहू, सेवा कराने की उम्र में अब मैं तेरी सेवा ही तो करूंगी। आजा बैठ जा, मालिश के साथ लगे हाथ भी मसाज करवा लियो। नहीं करना तो सीधा मना नहीं कर सकती, मीठी छुरी चलाकर मना कर रही है। रहने दे रागिनी, कहीं सिर की मालिश करते हुए ये बुढ़िया तेरा गला ही ना दबा दे। मन में दुख और होठों पर फीकी हंसी लेकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। जैसे वो बिस्तर पर बैठती है उसके दिमाग में अपनी ही कही हुई बात गूंजने लगती है। तो रागिनी चुपचाप फोन उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। हाँ बेटी, इतनी रात को फोन? माँ क्या कर रही हो? सोने की तैयारी कर रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सच सच बता, सास ने डांटा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देख बेटी, ससुराल में थोड़ा बहुत तो चलता है। थोड़ा बहुत? माँ अगर ये थोड़ा है तो ज्यादा कैसा होगा? अच्छा चल, अब सोचा कल जल्दी उठना होगा। आपको कैसे पता? अरे बेटा, बहू को जल्दी ही उठना पड़ता है। अगले दिन सुबह 5 बजे ही अंजना की आवाज गूंजती है। बहू उठ जा, सूरज सिर पर आ गया। माँ जी अभी तो अंधेरा है। अरे बहू, घर के कामों के लिए सूरज का इंतजार थोड़े किया जाता है। रागिनी उठकर रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। भाभी मेरे बिना दूध की, और मेरी काली चाय। ये चाय है या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल? रात को रागिनी छत पर खड़ी होती है और आसमान की तरफ देखती है। हे भगवान, अगर सच में मायके कूद कर जाने का कोई तरीका होता ना तो मैं अभी कूद जाती। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, नीचे उतरो। अचानक से विनीत की आवाज सुनकर रागिनी का पैर मुड़ता है और वो छत पर गिर पड़ती है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और इस हालत में उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। उसकी हालत देखकर विनीत उसे अगले दिन उसके मायके ले जाता है। घर के बाहर पहुंचते ही रागिनी कार से उतरकर एक पैर पर कूदते हुए जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है। अरे पगली, ये क्या हालत कर ली तूने? आपने ही तो कहा था, देखो कूदते हुए आ गई मायके। उसकी बात सुनकर सुनीता जोर से हंस पड़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक छोटी सी ठेली थी जहां हर शाम एक महिला पानी पूरी बेचने आती थी। उसका नाम था सीमा। उसकी ठेली की खास बात ये थी कि वो 5 अलग अलग तरह के पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। सीमा की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी उसका स्वाद और मेहनत। हर सुबह वो ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था, खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आम पन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी। वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले सीमा ही संभालती थी। सीमा जिस जगह पर अपनी पानीपुरी का ठेला लगाती थी उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी जिसे रमेश नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। रमेश सुमन से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सुमन की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ सुमन, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मेरी दुकान के पास से अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को करती तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी, वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है, ये बड़ी अच्छी बात हुई। पानी पूरी तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कूटी यहाँ मेरी दुकान के आगे रखो। हाँ, अरे हटाओ अपनी स्कूटी भाई, यहाँ से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है। रमेश को अक्सर ऐसे ही सीमा से जलन होती थी क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी उससे ज्यादा लोग सीमा की ठेली पर 5 तरह की पानीपुरी खाने के लिए जमा रहते थे। रमेश की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए रमेश की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्साए हुए क्यों? अरे कविता, सुधा, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे। सुधा का मन हो रहा था बाजार घूमने का तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानी पूरी खाते। उस ठेले पर 5 तरह की पानी पूरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की, सामने दुकान से समोसे ला देता हूँ, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानी पूरी क्यों नहीं खाने दे रहे जीजा जी? आखिर ऐसी क्या बात है?
क्या उसके पानी पूरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले की वजह से मेरी दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानी पूरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है ये। वैसे जीजा जी, ये पानी पूरी का धंधा बढ़िया बहुत है। अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो कि ये पानी पूरी वाली। और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूँ कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं है दुकान पर बैठते हैं, यहाँ तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो सुमन पानी पूरी वाली कमा रही है। अरे तो मेरे कोई 10 हाथ और 10 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ इतना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह सकती हूँ कि भीड़ तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी। ये 5 तरह की पानी पूरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानी पूरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेगी जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानी पूरी का ठेला लगवा देता हूँ। पर तुझे पानी पूरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानी पूरी बनानी आती है। मैं गाँव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कविता की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी सुमन के लिए ईर्ष्या थी। अब कविता का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2 से 3 दिन में रमेश ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानी पूरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था। शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानी पूरी के रेट भी बहुत कम थे। और कविता लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानी पूरी के लिए लालच दे रही थी। 10 रुपए में 5 तरह के स्वाद वाली पानी पूरी, इतनी सस्ती कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, 10 रुपए में 5 तरह की पानी पूरी खाइए। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानी पूरी का ठेला किसका है? रमेश ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानी पूरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब रमेश की साली कविता की बिक्री बढ़ गई और सुमन की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं कविता की पानी पूरी में वो स्वाद भी नहीं था जो सुमन की पानी पूरी में था। फिर भी लोग कविता के ठेले से ही पानी पूरी खाते थे। सुमन ने अब रमेश की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगी। हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं ना कहीं उसे ये सुकून था कि उसे रमेश जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था। कहते हैं, इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा कविता और रमेश के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से रमेश के मन में लालच आने लगा। अब उसने सस्ते में पानी पूरी बनाने के बारे में सोचा। अरे जीजा जी, पानी पूरी बनाने के लिए ये तुम पुराने मसाले क्यों दे रहे हो? इस सूजी और आटे में तो कीड़े चल रहे हैं। अरे कविता मेरी प्यारी साली, ये सब हम जैसे बेईमान पानी पूरी वालों की ट्रिक होती है। हम वो नहीं है जो महंगा सामान लाकर घाटे में कमाई करें। मेरे से कुछ पानी पूरी वाले यही सूजी और यही आटा और बिल्कुल यही मसाले लेकर जाते हैं और आराम से उनकी पानी पूरी बिकती है। अभी तक तो उन्हें कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए अब हमने भी यही आइडिया अपनाया है। सस्ते घटिया मसाले और आटे से बढ़िया पानी पूरी तैयार करनी है। इसमें हमारा मुनाफा है। वैसे भी ये सब मेरे लिए बेकार है। मैं तो फेंकने ही वाला था, तो सोचा क्यों ना तेरे पानी पूरी के ठेले के लिए इस्तेमाल कर लूं। समझ में आई अब? जीजा जी, कुछ भी कहो, तुम हो बहुत चालाक। रमेश और कविता दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानी पूरी ठेला सील कर दिया गया। उधर सुमन पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानी पूरी का ठेला चला रही थी। मैंने कहा था जीजा जी, मिलावट मत करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली आज भी अपना ठेला इतने आराम से चला रही है। तो नुकसान तो मेरा भी हुआ है। तेरी वजह से मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा है। ना ही तुझे मैं ठेला लगाने देता और ना मेरे मन में लालच आता। मेरे भी काम पर असर पड़ा है। सुनिए, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली सुमन का जो ठेला लगाया, वहाँ पानी पूरी खाते हुए चलेंगे। बड़े स्वाद पानी पूरी बनाती है। सुमन की तारीफ सुनकर रमेश और कविता दोनों का मुंह लटक